पहले नंबर की चुनौती यह है कि इसमें परिवर्तन कैसे किया जाए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इनकी मौलिक गुलामी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सामाजिक ध्रुवीकरण होना जरूरी है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण जो एससी एसटी ओबीसी के अंदर आजाद भारत में नेता पैदा हो गए हैं, उनके सामने कोई गोल नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। और जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, आमतौर पर आप देखोगे जैसे बीजेपी है, 38 बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस की 38 पार्टियां बीजेपी गठबंधन में शामिल है। यानी बीजेपी के ब्राह्मण उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस ब्राह्मणों की ओरिजिनल पार्टी है, उनके गठबंधन में 23 पार्टियां शामिल है। वो भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां है। इसका मतलब यह है कि जो इन लोगों के छोटे छोटे संगठन हैं, निरुद्देश है, व्यक्तिगत आकांक्षा ये है, तो उसका ब्राह्मण लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक बात और भी समझ में आती है कि ये एक जातीय चेतना के तौर पर ये पार्टियां काम कर रही है। ये जो तमाम एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां जातीय चेतना के आधार पर काम कर रही है। लोगों के अंदर जो जातीय चेतना है उसका वो इस्तेमाल कर रही है। और इसलिए जातीय चेतना ब्राह्मणवाद का भक्ष बनने का खतरा होता है। और आज हमें 38 बैकवर्ड क्लासेस की पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व में, यानी ब्राह्मण के, और 22 पार्टियां कांग्रेस के ब्राह्मणों के नेतृत्व में काम कर रही है। ऐसी बातें दिखाई दे रही है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे उदाहरणों से यह बात सिद्ध होती है कि इस जातीय चेतना का, व्यक्तिगत आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं का इन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जातीय चेतना ब्राह्मणवाद का भक्ष बन रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए इसकी वजह से सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, शिक्षा की संख्या बढ़ गई है, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ गई है, मगर सामाजिक ध्रुवीकरण उस अनुपात में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस अनुपात में होना चाहिए। इसलिए यह संकट अभी भी बरकरार हैं, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा हो नहीं रहा है। और इसकी वजह से सामाजिक क्षेत्र में जो ध्रुवीकरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में फायदा नहीं हो रहा है, और आपस में टकराव हो रहा है। ब्राह्मण इसका इस्तेमाल कर रहा है। बिहार का उदाहरण लीजिए। एक जाति ने एक पार्टी बनाई, दूसरी जाति ने दूसरी पार्टी बनाई, तीसरी जाति ने तीसरी पार्टी बनाई। बिहार में यह उदाहरण दिखाई देता है। चौथी जाति ने, एक शेड्यूल कास्ट ने एक जाति की पार्टी बनाई, दूसरे एक शेड्यूल कास्ट ने दूसरी पार्टी बनाई, तीसरा एक ओबीसी के जाति का है, उसने एक पार्टी बनाई, चौथा एक ओबीसी का लीडर है, उसने एक ओबीसी की पार्टी बनाई, चौथा एक ओबीसी की जाति अलग जाति है, उसने एक अलग पार्टी बनाई। बिहार में ये जातीय चेतना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, विरोध करने के लिए या उनको टारगेट करने के लिए या उनको भला बुरा कहने के लिए नहीं, बात स्पष्ट करने के लिए, लोगों को बात समझ में आ जाए, ये जातीय चेतना है। और इस जातीय चेतना का ब्राह्मणवादी लोग भक्ष कर सकते हैं, ये पहले हमने अनुमान व्यक्त किया था। अभी ये अनुमान नहीं है, ये वास्तविकता में परिवर्तित हो गया है, ये दिखाई दे रहा है।
इसे सही तरीके से समझने की और जानने की जरूरत है। और इसकी वजह से तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो ब्राह्मण राज से पीड़ित है या ब्राह्मणिक व्यवस्था से पीड़ित है, उसकी पीड़ा लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है। पहले विषय के संदर्भ में मैं ये बात आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, दूसरा विषय कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ध्रुवीकरण होना चाहिए। ऐसी बात बाबा साहब आंबेडकर ने 24 और 25 अप्रैल 1948 में जब वो दिल्ली में लॉ मिनिस्टर थे, तब उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राज्य अधिवेशन हो रहा था। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। 24 तारीख के पहले बाबा साहब आंबेडकर लखनऊ पहुंचे थे और बैकवर्ड क्लासेस का एक डेलीगेशन उनको मिलने के लिए आया और उन्होंने उनको कहा कि आपके जैसा सफल नेतृत्व शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पास होने की वजह से उनको संविधान में बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं, मगर हमारे पास आपके जैसा सफल नेतृत्व ना होने की वजह से हमें संविधान में कुछ मिल नहीं रहा। एससी और एसटी की तरह आप भी हमारा नेतृत्व करिए, आप हमारा नेतृत्व करिए, हमारा भी नेतृत्व करिए। तो दूसरे दिन बाबा साहब आंबेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट के लोग उपस्थित थे, उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन करते हुए कहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों, आप लोगों ने एक तटबंदी बना रखी है, आप दूसरों को वोट देते नहीं, वो दूसरे आपको वोट देते नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा आते हो, आपको इकट्ठा लाने की कोशिश करनी चाहिए और इकट्ठा आने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों के द्वारा शर्तें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर को मालूम था कि शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड क्लासेस के सामने शर्तें रखते थे कि क्या बैकवर्ड क्लासेस के लोग इंटर कास्ट मैरिज के लिए, इंटर डाइनिंग के लिए तैयार हैं, यानी अंतरजातीय विवाह के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग तैयार हैं, अंतरजातीय भोजन करने के लिए अछूत और बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलकर भोजन करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग तैयार हैं। ऐसी बातें बाबा साहब आंबेडकर के सामने शेड्यूल कास्ट के लोग कहा करते थे। तो बाबा साहब आंबेडकर को यह जानकारी थी, इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के उपस्थित लोगों को कहा कि ये लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठा करने के लिए किसी प्रकार की शेड्यूल कास्ट के लोगों को बैकवर्ड क्लास के लोगों के सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए। शर्त रखेंगे एकता नहीं बनेगी, संगठन नहीं बनेगा। तो एकता बननी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते हो तो आपकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जितनी भी समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आप लोग सोचते हो कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार, सरदार पटेल की सरकार अमर पट्टा लिखकर आई है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, हमेशा के लिए इनकी सत्ता रहने वाली है, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है वो हर चुनाव में बदलते रहती है। अभी उनको बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी। अगर तुम बहुमत लाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी सरकार बनेगी, और जब तुम्हारी सरकार बनेगी तो गोविंद वल्लभ पंत जैसे अभी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तुम लोगों के जूते
के फीते खोलने में, बांधने में गर्व महसूस करेंगे। ये समझाने के लिए बात को लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय कहा था। गोविंद वल्लभ पंत ने बाद में कंप्लेंट किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को इसका स्पष्टीकरण दिया, और स्पष्टीकरण देते वक्त उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं तो पॉलिटिकल मेजॉरिटी का जो भारत के संविधान ने सिद्धांत कबूल किया है वो केवल समझाने का काम कर रहा था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सिद्धांत उस समय बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। उस समय शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास जितनी पॉलिटिकल जागृति थी, उस समय ओबीसी के लोगों के अंदर उस तरह की जागृति नहीं थी, और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर को नेतृत्व करने के लिए कहा जा रहा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके लिए लगातार प्रयास किया। इसको सैबोटेज करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा लगातार कोशिश होती रही, क्योंकि ब्राह्मण इस बात से डरे हुए थे। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने बैरिस्टर पंजाबराव देशमुख, जो कुर्मी जाति के थे और ऑल इंडिया का बैकवर्ड क्लास फेडरेशन संगठन बना रहे थे, चला रहे थे, उनको बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैं अपना शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संगठन आपके बैकवर्ड क्लास के संगठन में विसर्जित कर देता हूं, क्योंकि हम सारे के सारे बैकवर्ड हैं। पंजाबराव देशमुख इस बात के लिए राजी होते इसके पहले ही ये जानकारी लीक हो गई। जवाहरलाल नेहरू को मालूम हो गई, उनको लगा कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोग अगर भारत में इकट्ठा आ जाते हैं तो पॉलिटिकल पावर पूरी के पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने पंजाबराव देशमुख के सामने मंत्रिमंडल में आने का प्रस्ताव रखा और ये गठबंधन तोड़ने की कोशिश की। ये हिस्टोरिकल फैक्ट जो है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। पंजाबराव देशमुख का वो केवल इस्तेमाल करना चाहते थे, और बाबा साहब आम्बेडकर और पंजाबराव देशमुख के बीच में अविश्वास और झगड़ा लगाना चाहते थे। उसमें जवाहरलाल नेहरू जब कामयाब हो गए, उसके बाद पंजाबराव देशमुख को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया। अगर इसमें अविश्वास और जो झगड़ा पैदा हुआ उसमें वो कामयाब हो गए। इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के ध्रुवीकरण से देश के राजनीति में भूचाल आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर जैसा जानते थे, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू और देश के ब्राह्मणवादी लोग भी इस बात को जानते थे, और इसलिए वो सतर्क थे और वो कोशिश करते थे कि ये लोग सारे देश भर में किसी आधार पर भी इकट्ठा नहीं होने चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर और छत्रपति शाहू महाराज राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल बनाना चाहते थे, और अगर वो राजनीतिक दल बनता तो स्वाभाविक रूप से बाबा साहब आम्बेडकर छत्रपति शाहू महाराज के राजनीतिक दल में शामिल हो सकते थे। तो फिर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का ध्रुवीकरण हो सकता था। मगर छत्रपति शाहू महाराज का अकाली मृत्यु हुआ, और अंग्रेजों ने लंदन में जो रिपोर्ट भेजा, उस रिपोर्ट में कहा कि शाहू महाराज को जहर दे के मारा गया है, जैसे शिवाजी महाराज को मारा गया है। ये षड्यंत्र भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। शाहू महाराज ने पहले से ही अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर भेजा था कि मुझे मारने का ब्राह्मण लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये चिट्ठी अंग्रेजों के द्वारा लीक कर दी गई, ये भी शाहू महाराज को मालूम हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब हमारे पास है। साथियों, यानी हर लेवल पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए लगातार कोशिश होती रही। मैं इस कोशिश में काशीराम जी के द्वारा भी बहुत बड़ा कोशिश की गई, बामसेठ के द्वारा कोशिश की गई, और अब हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग का सारे देश भर में कार्यक्रम चला रहे हैं, उस सोशल नेटवर्किंग के द्वारा
जो अपर लेयर शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनको जगाने का, फिर मिडिल लेवल की शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, और जो एक्सट्रीम शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनके अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, आदिवासियों के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, और नॉमिनिक ट्राइब में नेतृत्व निर्माण करने का, एमबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, माइनॉरिटी के अंदर नेतृत्व निर्माण करने का, ऐसा माइनॉरिटी का नेतृत्व जो दूसरे मजलूमों के साथ मिलजुल कर काम करे। ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हो रहा है, क्योंकि काशीराम जी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते थे, उस पर हमने सबसे ज्यादा काम किया। इवन काशीराम जी उतना काम नहीं कर पाए जितना हमने काम किया। मैं लगभग उस सिद्धांत पर अमल करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगाया। काशीराम जी ने लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन 81 में शुरू की, 72 में बामसेब का प्रयास उन्होंने शुरू किया, तो ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल तक उन्होंने इस सिद्धांत पर अमल किया। जो सिद्धांत वो बताते थे वो सिद्धांत था गैर राजनीतिक जड़ें एससी एसटी ओबीसी की जब तक मजबूत नहीं होती है तब तक उनकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो इसके लिए पिछले 40 साल से मैं लगातार गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूं, और इसकी वजह से 31 राज्यों में 542 जिलों में और आने वाले समय में 630 जिलों में और 3,500-4 हजार तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 से लेकर 2 लाख गांवों तक ये जाल अभी फैल गया है, और गैर राजनीतिक जड़ें बड़े पैमाने पर मजबूत हो रही है। जब बड़े पैमाने पर मजबूती होगी तो राजनीतिक क्षेत्र में और आंदोलन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, तय है। मैं ये मानता हूं जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर चलने वाली लीडरशिप है, उस लीडरशिप के द्वारा उद्देश्य और विचारधारा के भी हमारे महापुरुषों के विरोध में काम किया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया में बयान आ रहे हैं कि हम इनका इतने फीट का पुतला खड़ा कर देंगे, और वो कहता है कि हम तो थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा करेंगे। तो इस तरह से ये उद्देश्य के विपरीत काम किया जा रहा है। इसलिए उन लोगों से ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ काम होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रयास करना होगा, और इसलिए हम लोगों को जैसे ब्राह्मणों की एक शक्ति बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, तो उसी तरह से मूल निवासियों का तीसरा मोर्चा भारत में गठित होना चाहिए। अगर मूल निवासियों के ही दल 38 दल बीजेपी के साथ जाते हैं और 22 दल कांग्रेस के साथ जाते हैं, अगर हम प्रयास करें राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनमें से बहुत सारी पार्टियां जो है वो हमारे साथ भी आ सकती है। अगर 38 में से 17 लोग, अगर 19 लोग हम अपने साथ ले ले और इधर 22 में से 11 लोग अपने साथ ले ले, तो 30 जो छोटी पार्टियां हैं सारे देश भर में तो हमारे साथ आ सकती है। मगर उसके लिए हमको बुनियादी रूप से हमारा बेस तैयार करना होगा, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लंबे दर तक सफल नहीं हो सकते। और हमारा जब आंदोलन बहुत तेजी से जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो ये जो अवसर है, ये जो रुकावट है, ये रुकावट भी दूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। जब जन आंदोलन शुरू होगा तो जन आंदोलन शुरू होगा तो क्या होगा, जन आंदोलन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जब जन आंदोलन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेट क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े अपनी तरफ खींचता है, उसके पास खींचने की ताकत होती है। और जो छोटे टुकड़े हैं अगर वो चाहे नहीं, हम खींचे जाना नहीं चाहते हैं, ये उनके बस में नहीं है। अगर एक छोटा टुकड़ा लोहे का चुंबक के सामने रख दो और छोटा लोहे का चुंबक का टुकड़ा ये सोच नहीं
मैं चुंबक के तरफ खींचा नहीं जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। चुंबक अपना काम करता ही करता है और टुकड़ा जो है वो अपना काम करता है, इससे भिन्न काम वो कर नहीं सकता। इसलिए हमें आने वाले समय में ये चुंबक तैयार करने का काम करना चाहिए और इसके लिए हमें दो तरीके अपनाने चाहिए। एक, सोशल मीडिया राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना चाहिए। 5 करोड़ लोगों का ये 10 साल में खड़ा हो जाएगा। 5 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया अगर खड़ा हो गया तो ये हमारा मैसेज पहुंचेगा 50 करोड़ लोगों तक। जब हम आंदोलन के लिए लोगों को अपील करेंगे तो 50 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे। गांधी ने 3 करोड़ उतारा था, हम लोग 50 करोड़ उतारेंगे जनता को सड़कों पर। जब 50 करोड़ उतारेंगे तो ये जन आंदोलन में कितना बड़ा मैग्नेट निर्माण होगा। इस मैग्नेट के सामने व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इसमें रुकावट डालने में ज्यादा देर तक कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमारे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत है। आने वाले 10 साल में अगर हमने 5 करोड़ का मीडिया तैयार कर लिया तो हमारी ताकत आज जितनी है उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा आंदोलन भारत का 10 साल में पहले नंबर का आंदोलन होगा। इसके लिए हमको पूरी ताकत से काम करना होगा। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं, उसमें केवल समय का अंतराल है और किसी की कोई रुकावट नहीं है, केवल समय है। हम और हमारे बीच में जो लक्ष्य है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, उद्देश्य और हमारे बीच में, हमारे आंदोलन के बीच में, उद्देश्य और आंदोलन के बीच में केवल समय का अंतराल है और किसी की कोई रुकावट नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत छोटी बात है, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो वो इस आंधी में जैसे सुनामी आती है तो उड़ जाती है बहुत सारी बातें, तो वह भी उड़ जाएगा और पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों को इस तरह का आंदोलन खड़ा करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। और 6 लाख गांवों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, अब हम लोगों को उस आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और गांव के तमाम लोगों को इस आंदोलन में सहभागी करने पर पहले नंबर का ध्यान देना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को जागृत करने का काम अब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब गांव और देहात के लोगों को जगाने की, जोड़ने की, संगठन की शक्ति निर्माण करने की और शक्ति का समय आने पर उचित उपयोग करने की जरूरत है। ये बात